अब हम आईपीसी का पढ़ते हैं चैप्टर 11। चैप्टर 11 है ऑफ फॉल्स एविडेंस एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस, मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में है। स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 191, गिविंग फॉल्स एविडेंस, मिथ्या साक्ष्य देना। यदि कोई आबद्ध हो सही साक्ष्य देने के लिए और वो शपथ या फिर विधि के उपबंध के अधीन रहते हुए या शपथ करके या विधि के उपबंध के नियम के अनुसार जानते हुए उसको ज्ञान है और विश्वास करते हुए, है ना, कि जो है मौखिक हो चाहे वो अन्यथा किसी भी प्रकार के साक्ष्य दे रहे हो जिस पर विश्वास ना हो, है ना। विश्वास ना हो का मतलब है कि वो जो चीज़ दिया जा रहा है कि वो सही है करके विश्वास ना हो, या फिर जानता ना हो कि उसके बारे में उसको डिक्लियर जानकारी ही नहीं है और फिर भी है ऐसा बोला जा रहा है। और ये मतलब जो जिस पर विश्वास ना हो उसमें विश्वास है कह रहा है, या जो जानता ना हो जिसके बारे में उसको जानता हूँ करके ऐसा बोल रहा है ना। तो ये सब क्या है, मिथ्या साक्ष्य देना कहलाएगा। जैसे उदाहरण देखते हैं। ये मिथ्या कथन कहता है कि जेड के विरुद्ध बी का 1000 रुपये का दावा स्वीकार करते जेड से सुना है ना। ये ज़बरदस्ती बोल रहा है, मिथ्या बोल रहा है कि जेड के विरुद्ध मतलब बी का 1000 रुपये का दावा स्वीकार करते हुए जेड से सुना है। मतलब जेड ने ये कहा है कि मैं बी का 1000 रुपये लगता हूँ, ऐसा कहा है जिसको मैंने सुना है करके ये मिथ्या बोल रहा है फालतू। तो उस हिसाब से मिथ्या कथन है जो कि अपराध है। बी, ये विश्वास न होते हुए भी कहता है कि वह जेड का हस्तलेख है, मतलब कोई डॉक्यूमेंट है जो जेड का लिखा हुआ है ऐसा बोल रहा है, जबकि उसको पता ही नहीं है, विश्वास भी नहीं है कि वो सही में जेड से का लिखा हुआ है। तो ऐसे में ये मिथ्या कथन या अपराध है। सी कहता है कि ए सद्भावपूर्वक जेड का हस्तलेख है, सद्भावपूर्वक कह रहा है कि ये जेड का हस्तलेख है। तो ऐसे स्थिति में यदि सद्भावपूर्वक कहा है, यदि वो नहीं भी होगा हस्तलेख जेड का, तब भी यहाँ पर मिथ्या कथन या अपराध नहीं कहलाएगा, जो कि ये ने दिया है। डी, ये बिना जाने मिथ्या कथन कहता है कि जेड विशिष्ट समय या स्थान पर उपस्थित था कहीं पर, किसी भी स्थान का नाम ले देता है। तो मिथ्या कथन कर रहा है जानबूझकर, है ना। अब उसको जानकारी नहीं है कि वो वहाँ पर रहा था कि नहीं रहा था, वो जानबूझ के झूठ बोल रहा हूँ करके उसको झूठ के रूप में उसका कथन कर रहा है। अब ऐसी स्थिति में चाहे जेड उस स्थान पर रहा हो चाहे ना रहा हो, जिसका एक को तो जानकारी नहीं है वो झूठ ही बोल रहा है, पर जेड रहा हो चाहे ना रहा हो, यहाँ पर ए ने मिथ्या कथन किया है, अपराध किया है। ठीक है। अब ये देख लेते हैं। अनुवादक द्वारा विश्वास न होते हुए जो यथार्थ अनुवाद नहीं है ना, तो अनुवादक जो है उसको विश्वास नहीं है कि जो अनुवाद करने वाला कोई दूसरा भाषा है, दूसरा भाषा में अनुवाद करके दिया जाता है ताकि सामने वाले उसके आधार पर उस सबूत को उपयोग में ला सके। लेकिन अनुवादक ने विश्वास नहीं है कि ऐसा ऐसा लिखा है करके, वो जानबूझ के वो दूसरा उसका अनुवाद करके दे देता है ना। मतलब अनुवाद नहीं है रहता है, उसको भी सही मान लेता है, सही है बोल देता है। ये सब ऐसा होता है। या तो उस दस्तावेज को देता है या उसको प्रमाणित करे, दे तब भी, प्रमाणित करके दे तब भी, तो उसको मिथ्या कथन या अपराध माना जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं सेक्शन 192, फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस, मिथ्या साक्ष्य गढ़ना। तो अभिलेख या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में मिथ्या प्रविष्टि किया जाता है या रचना किया जाता है ना। तो और इसे न्यायिक कार्यवाही या लोक सेवक के समक्ष या मध्यस्थ के समक्ष इसलिए दिया जाता है कि इससे गलत राय बने, शासय किया जा रहा है, तो ये माना जाएगा कि मिथ्या साक्ष्य गढ़ा गया है। ठीक है, और वो अपराध होगा। जैसे इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। ए ने चोरी के आरोप में पकड़वाने के लिए जेड के बॉक्स में आभूषण रख दिया ताकि जेड को, मतलब यहाँ पर आभूषण को रखा वो जो है मिथ्या साक्ष्य गढ़ना हो गया। वैसे ही ए ने अपने दुकान की बही में मिथ्या प्रविष्टि किया, है ना। मतलब अपने, मान लो कोई व्यक्ति उसके दुकान से सामान ले जाता है तो उसने क्या किया, उसमें बीच बीच में और कुछ मूल्य जोड़ता गया ताकि उसका ज़्यादा पैसा ले सके,
और उसको यदि कोई वो कंप्लेन करेगा तो अगर कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट में वो सबूत के रूप में भी काम आ सके, इस तरीके से। सी है जेड को सह अपराधी के रूप में पकड़वाने ए ने जेड की हस्तलेख की अनुकृति करके पत्र लिखता है। मतलब ये है कि कोई अपराध, बड़ा अपराध हुआ है मान लो, और उसमें जेड को पकड़वाने के लिए, उस अपराध में शामिल कराने के लिए ऐसे हस्तलेख लिखता है, मतलब पत्र लिखता है हाथ से, और वो जेड के अक्षर जैसा रहता है। तो उस पत्र किससे संबंधित होता है? वो अपराधी लोगों से संबंधित। मानो वो अपराधियों ने इस जेड को एक पत्र भेजा था, तो ऐसे आप उसको पकड़वाने के लिए प्लान बनाते हैं। तो ये भी क्या है? मिथ्या साक्ष्य कहलाएगा। मिथ्या साक्ष्य देना या गणना कहलाएगा, समझे? गणना कहलाएगा ये। 193 पनिशमेंट फॉर फॉल्स एविडेंस, मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड क्या 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 प्रावधान है देखते हैं। तो यदि साक्ष्य कोई मिथ्या साक्ष्य देगा या गढ़ेगा जो कि न्यायिक प्रक्रम में या कार्यवाही में जिसको उपयोग किया जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को 7 वर्ष का आरएस कोई भी कारावास होगा या फिर साथ ही साथ जुर्माना भी होगा। यदि साक्ष्य मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना अन्य प्रक्रम या कार्यवाही में उपयोग किया जाता है तो उसको 3 वर्ष का आरएस कारावास होगा प्लस जुर्माना होगा। ठीक है। और ये जो है बिलेबल है, कॉग्निजेबल नहीं है, न समनी नहीं है, और इसको फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट सुनेगा। और ये वाला जो अभी दूसरा में पढ़े अन्य मामले में, तो उसको कोई भी कोर्ट सुन सकता है। उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सेना न्यायालय के समक्ष जो विचारण होगा वो भी न्यायिक कार्यवाही ही कहलाएगा। वैसे ही विचारण के पहले का जो अन्वेषण है, मतलब कोर्ट में जो विचारण चलता है उससे पहले जो जांच चलता है, अन्वेषण है ना, तो वो भी न्यायिक कार्यवाही कहलाएगा। जैसे कि इलस्ट्रेशन देखते हैं, जेड को विचारण हेतु सुपुर्द करे या नहीं, है ना। जांच मतलब एक अनुसंधान करने वाले, जांच अन्वेषण करने वाले ये सोच रहा है कि जेड को न्यायालय के लिए विचारण के लिए भेजे कि नहीं भेजे। ये मजिस्ट्रेट के समक्ष यदि ऐसा जांच मजिस्ट्रेट के समक्ष है, यदि ये जो है मिथ्या कथन करता है तो यहाँ पर ये अपराधी है, न्यायिक कार्यवाही कहलाएगा। तीसरा है न्यायालय, एक्सप्लेनेशन है, न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट या प्राधिकार के अधीन संचालित अन्वेषण, मतलब किसी ऑफिसर को यदि निर्दिष्ट किए हैं या अधिकार दिए हैं कोर्ट ने, तो जैसे इलस्ट्रेशन है, भूमि सीमा अभिनिश्चित हेतु कोर्ट द्वारा नियुक्त ऑफिसर के समक्ष कोई मिथ्या कथन करता है तो भी ये मिथ्या कथन कहलाएगा या अपराध होगा। अब हम देखते हैं सेक्शन 194, गिविंग और फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस विथ इंटेंट टू प्रोक्योर कन्विक्शन ऑफ कैपिटल ऑफेंस। मृत्यु से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्ध कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना। मतलब यह है कि मृत्यु से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्ध कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना, ऐसा साक्ष्य देना जिससे व्यक्ति को मृत्यु का दंड मिल जाए, ऐसा बड़े अपराध का आशय गलत साक्ष्य देना, झूठा साक्ष्य, तो उसको आजीवन कारावास मिलेगा जो कि रिगोरियस होगा, जो कि 10 वर्ष तक हो सकता है, प्लस जुर्माना भी मिलेगा, है ना। यदि इससे निर्दोष को फांसी हो जाए तो व्यक्ति को, वैसे फॉल्स एविडेंस देने वाले को मृत्यु दंड भी मिल सकता है या फिर उपरोक्त दंड मिलेगा, जो ये है ये मिलेगा परिस्थिति को देखते हुए। और ये क्योंकि हाइनस क्राइम है, ऐसी स्थिति में ना तो इसको बेल मिलेगा, ना कॉग्निजेबल है और ना ही समनी है, और इसको सेशन कोर्ट ही सुनवाई करेगा। उसके बाद हम देखते हैं 195, गिविंग आर फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस विथ इंटेंट टू प्रोक्योर कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट। तो आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्ध कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना, है ना। आजीवन कारावास के लिए वो फंसा रहा है किसी व्यक्ति को, आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्ध कराने के लिए ऐसा दे रहा है, गढ़ रहा है या दे रहा है, तो उसको आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक, आजीवन कारावास के लिए या 7 वर्ष से अधिक के लिए यदि दोष सिद्ध कराए जाने के लिए मिथ्या साक्ष्य दे या गढ़े, तो ऐसे व्यक्ति को अपराध हेतु दोष सिद्ध
जैसा ही दंड मिलेगा। मतलब यहाँ इस अपराध को करने वाले को जो दंड मिलेगा वही दंड इसमें झूठा साक्ष्य देने वाले, मिथ्या साक्ष्य देने वाले को भी मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर इलस्ट्रेशन है। ये न्यायालय के समक्ष जेठ को डकैती हेतु दोष सिद्ध कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देता है। तो डकैती का दंड जुर्माना सहित या रहित आजीवन कारावास या जो कि 10 वर्ष तक है रिगोरियस मिलता है, ये है डकैती का। तो यही डकैती का दंड ए को भी मिलेगा जिसने मिथ्या साक्ष्य दिया है। ठीक है। और यहाँ पर जो है अपराध जो है बेलेबल नहीं है, ना कॉग्निजेबल नहीं है, ना सन्नी नहीं है, और केवल सेशन जज इसको सुनेगा। उसके बाद हम देखते हैं सेक्शन 195 का ए, थ्रेटनिंग एनी पर्सन टू गिव फॉल्स एविडेंस, किसी व्यक्ति को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए धमकाना, है ना। तो किसी व्यक्ति को यदि मिथ्या साक्ष्य देने के लिए धमकाया जाता है कि तुम ऐसा मिथ्या साक्ष्य दो करके धमकी चमकी लगाया जाता है। तो यहाँ पर धमकी किसका किसका, शरीर का, ख्याति का या संपत्ति का, है ना। शरीर को नुकसान पहुँचाने, उसके ख्याति इज्जत को मिट्टी में मिलाने, या उसके किसी संपत्ति को नुकसान पहुँचाने का, या उसके किसी हितबद्ध व्यक्ति, मतलब उसी व्यक्ति को नहीं, मैं तुम्हारे बेटे का शरीर को नुकसान पहुँचा दूंगा, ऐसा करके हितबद्ध की संपत्ति को या उसके शरीर या ख्याति को नुकसान पहुंचाने की धमकी यदि देता है, क्षति पहुंचाने की, तो ऐसे व्यक्ति को 7 वर्ष का रिगोरियस या सिंपल कारावास या जुर्माना या दोनों मिल सकता है। निर्दोष को यदि ऐसे मिथ्या धमकी दिया जाता है ना, धमकी दिया जाता है जिससे वो मिथ्या साक्ष्य दे देता है, और निर्दोष व्यक्ति को मृत्यु हो जाता है या 7 वर्ष से अधिक का कारावास हो जाता है, दंड दे भी दिया जाता है, वो बेचारा भोग भी लेता है, तो ऐसे स्थिति में वही दंड इसको भी मिलेगा जो निर्दोष ने भोगा है। जैसे और ये अपराध जो है बेलेबल नहीं है, कॉग्निजेबल है और समनीय नहीं है, और वही न्यायालय सुनेगा जहाँ पर वो ये मिथ्या साक्ष्य दिया गया है। अब उसके बाद है सेक्शन 196, यूजिंग एविडेंस नोन टू बी फॉल्स, उस साक्ष्य को काम में लाना जिसका मिथ्या होना ज्ञात है। मतलब ये पता है कि मिथ्या है और उसको काम में अपने उपयोग में लाना। तो उपयोग में ऐसे व्यक्ति जो लाएगा या प्रयत्न करेगा लाने का, तो माना जाएगा कि मिथ्या साक्ष्य दिया है या मिथ्या साक्ष्य गढ़ा है। तो मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना का जो अपराध है वही अपराध इसको माना जाएगा। तो अपराध के अनुसार ये बिलेबल और नॉन बिलेबल हो सकता है, और ये कॉग्निजेबल नहीं है, न समनीय है, और वही न्यायालय सुनेगा जहाँ पर मिथ्या साक्ष्य संबंधित है। अब उसके बाद है सेक्शन 197, इशूइंग और साइनिंग फॉल्स सर्टिफिकेट, मिथ्या प्रमाण पत्र जारी करना या हस्ताक्षरित करना। जानते हुए ऐसा कर रहा है, मैं मिथ्या काम कर रहा हूँ, झूठ काम कर रहा हूँ करके, और तो उसको जब प्रमाण पत्र जारी करेगा, हस्ताक्षर करेगा, तो माना जाएगा कि मिथ्या साक्ष्य वो कोर्ट में दे रहा है, तो मिथ्या साक्ष्य के अपराध माना जाएगा इसको भी। और ये जो है बेलेबल है, कॉग्निजेबल नहीं है, समनी नहीं है, और वही न्यायालय सुनेगा जहाँ मिथ्या साक्ष्य दिया गया है। उसके बाद है सेक्शन 198, यूजिंग एज ट्रू अ सर्टिफिकेट नोन टू बी फॉल्स, प्रमाण पत्र को जिसका मिथ्या होना ज्ञात है सच्चे के रूप में काम में लाना। तो प्रमाण पत्र जिसका मिथ्या होना ज्ञात है सच्चे के रूप में काम में लाना, तो जो भ्रष्टता पूर्वक उपयोग करेगा या उपयोग करने का प्रयत्न करेगा ऐसा मिथ्या प्रमाण पत्र को, तो ऐसा माना जाएगा कि मिथ्या साक्ष्य दिया हो, है ना, ये माना जाएगा। और ये जो है बिलेबल है, कॉग्निजेबल नहीं है, समनी नहीं है, और वही न्यायालय सुनेगा जहां इसको पेश किया है। उसके बाद है सेक्शन 199, फॉल्स स्टेटमेंट मेड इन डिक्लेरेशन विच इज बाय लॉ रिसीवेबल एज एविडेंस, ऐसी घोषणा में जो साक्ष्य के रूप में विधि द्वारा ली जा सके किया गया मिथ्या कथन। मतलब ऐसी घोषणा में जो साक्ष्य के रूप में विधि द्वारा ली जा सके, है ना, घोषणा किया जा रहा है जिसको साक्ष्य के रूप में विधि द्वारा ली जा सके, तो ऐसा घोषणा में मिथ्या कथन करना। और ऐसा कैसे करना, जानबूझकर किया जा रहा है, और जिस पर विश्वास नहीं है उस पर किया जा रहा है। तो जो कि न्यायालय में पेश हो या लोक सेवक के समक्ष या अन्य विधि द्वारा आबद्ध व्यक्ति के समक्ष यदि मिथ्या कथन किया जाता है, तो ऐसा माना जाएगा कि उसने मिथ्या साक्ष्य दिया है।
और ये अपराध जो है बिलेबल है, कॉग्निजेबल नहीं, समनी भी नहीं है, वही न्यायालय सुनेगा जहाँ प्रस्तुत किया जाएगा। अब लास्ट सेक्शन है 200 इस वीडियो का, यूजिंग एज ट्रू सच डिक्लेरेशन नोविंग इट टू बी फॉल्स। ऐसी घोषणा का मिथ्या होना जानते हुए सच्ची के रूप में काम में लाना। जानता है कि ये जो घोषणा है वो गलत है या झूठ है, तब भी उसको उपयोग में लाना। एक तो घोषणा करना, दूसरा ये अलग है चीज़ है, यह है उपयोग में लाना। तो उसको भ्रष्टता पूर्वक माना जाएगा और जो उपयोग में लाएगा या प्रयत्न करेगा, और ये जो कहलाएगा मिथ्या साक्ष्य के रूप में। तो सेक्शन 199 जो ऊपर वाला है और ये सेक्शन 200, इसमें जो घोषणा है जो केवल किसी इनफॉर्मलिटी के आधार पर अग्राह्य है ना, तो इसको देखना पड़ेगा इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। और ये जो अपराध है बिलेबल है, कॉग्निजेबल नहीं है, न समनी नहीं है, वही न्यायालय सुनेगा जहाँ पर प्रस्तुत किया गया है।